ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन स्टार्ट कर दी थी, जिसके अंदर हमने बैलेंसिंग सीखी थी, केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस क्या होती है वो सीखी थी। आज के लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मेजर टॉपिक जो इस रिएक्शन का है, इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिक जो है हमारे पास, सबसे पहले जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान से समझना है, बिल्कुल बहुत आसान है। अगर आपने बेसिक लेक्चर देख लिए हैं तो आप जादू कर दोगे, बिल्कुल जादू। रिएक्शन को मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम बचता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पड़ोसी बोलो, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हम एक और चीज जान रहे होंगे, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब आप इसी का एक पार्ट लगा सकते हो या यही लगा लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद लास्ट हम जानेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में, द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक स्पेशल लेक्चर उसके बाद होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो आज के लेक्चर में हम ये सब कुछ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करूं तो वर्ड से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कंबाइन होना। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, बहुत अच्छी बात है। कंबाइन मतलब क्या कि मैंने दो तीन चीजें ली, 2 लूं, 3 लूं, 4 लूं, चलो मैं 2 मान लेता हूँ। 2 चीजें ली, सपोज ये ए था, ये बी था, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और जोड़ के बना दिया ए बी। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आप डेफिनेशन जैसे मर्जी लिखो, कोई गलत नहीं निकाल सकता है ना। मतलब अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, वरना मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आप ये लिखो या कोई और लिखो, आप रट्टा मारो। रिएक्शन इन विच टू काइंड्स ऑफ रिएक्टेंट लिखो, मॉलिक्यूल लिखो, कंपाउंड लिखो, 2 काइंड्स ऑफ रिएक्टेंट कंबाइन to give a सिंगल प्रोडक्ट या फिर सिंगल सब्सटेंस, सिंगल प्रोडक्ट, न्यू भी लिख लो, न्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मर्जी आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे मर्जी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 रिएक्टेंट थे, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और वो एक ही प्रोडक्ट बना देगा, तो उस केस में उस रिएक्शन को मैं बोलूँगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मान लो अगर मैं एग्जांपल लूँ, सो हम कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवा दे, हीट करवा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। मैं मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता हूँ, मैग्नीशियम है मेरे पास नाइट्रोजन है, इट फॉर्म्स Mg3N2। देखो मैं क्यों बोल रहा था आपको बेसिक लेक्चर पढ़ने जरूरी है, क्योंकि अब आप Mgn2 नहीं बनाओगे, आप Mg3N2 बनाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि Mg के ऊपर +3 होता है, N के ऊपर इस पे -3 होता है, इस पे +2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, चार्ज का फर्क नहीं पड़ता, Mg3N2 बनेगा। बाद में बैलेंसिंग होती है, करते रहो बैलेंसिंग, इधर 3 लग गया, है ना। चलो बैलेंसिंग की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेन काम था हमारा कॉम्बिनेशन कराना। तीसरी अगर मैं बात करूं, मान लो और रिएक्शन लिखनी है आपको, N2 + H2 लिख लो, नाइट्रोजन, दैट इज अमोनिया फॉर्मेशन। तो बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है, और रिएक्शन लिख लो, Mg + ऑक्सीजन लिख लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लो। बैलेंसिंग हम बाद में कर भी सकते हैं, बट जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज कि 2 रिएक्टेंट लिए एक प्रोडक्ट बनाते हैं। 2 रिएक्टेंट लिए, भले ही आप 1000 रिएक्शन लिख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बैलेंसिंग में करना चाहो, ये Mg है, ये O2 है, इस साइड 2 O है तो इस साइड 2 होने चाहिए, 2 Mg होगा, 2 यहाँ पे लगा दो, खत्म कहानी। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया तो 2 लगा दो यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, 2 लगाने की जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही तो है ना। वरना एक और मैं बैलेंसिंग की एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं बैलेंसिंग को काफी हद तक क्लियर कर दूंगा, वो देख लेना। यहाँ पे बात करूँ मैं, सपोज करो यहाँ पे मैग्नीशियम 3 है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, बट मैग्नीशियम यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा दो, खत्म कहानी होगी बैलेंस। तो इसके अलावा बैलेंसिंग कोई ज़्यादा खास मुश्किल नहीं है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में इतना आप काफ़ी होगा जानना कि आप ये देखो, 2 रिएक्टेंट आपके पास हैं और लेफ्ट साइड में 2 चीज़ें हैं, राइट साइड में एक ही चीज़ है, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज होना, टूटना, एक चीज़ ली और टूट के 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ बन गई, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में मैं जानता हूँ। और कहीं ना कहीं अगर ये भी बात सोच डीकम्पोजिशन, तो मैं कहीं ना कहीं ये भी बात जान लूं कि डीकम्पोजिशन इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन की उल्टी ही तो हुई। अगर मैंने वहां पर लिया था, मैंने ये बनाया था Mg + O2 और बना दिया था MgO, अब मैं इस साइड MgO ले लेता हूं, मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, मैंने हीट डाल दी, हीट डाल के मैग्नीशियम और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया ना। मतलब क्या कि A B एक कंपाउंड लिया,
और इस ए बी से हीट, हीट भी क्यों, मैं अभी हीट नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनर्जी, मैं लिख रहा हूँ क्या, एनर्जी, एनर्जी। तो ये जो एनर्जी मैं ले रहा हूँ इससे ये दो अलग अलग कंपाउंड के अंदर टूट रहा है, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोज हो रहा है। अब लिख लो डेफिनेशन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आप लिख लो a single substance, a single substance on an action of energy, कोई भी डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंगली से दो, on an action of energy converts into two or more new substances, into two or more न्यू सब्सटेंस लिखते रहो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आप ये बात ध्यान रखिए कि जितने कंपाउंड्स उनकी रिएक्शन कैसे हुई, दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिएक्शन आ जाएगी, वो आपसे पूछेगा कौन सी रिएक्शन है, फिर इस रिएक्शन के एग्जांपल दो, तो वो आपको पता होने चाहिए। अब ये जो एनर्जी वर्ड लगा है, ये एनर्जी थोड़ा सा पंगा डालती है, क्योंकि एनर्जी कैसी भी हो सकती है। अगर एनर्जी कैसी भी हो सकती है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी डिवाइड हो सकती है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। तो एनर्जी अगर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, मतलब वैसे तो बहुत से हिस्सों में हो सकते हैं, मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। एक मैं बात कर रहा हूँ हीट की, हीट जिसको मैं डेल्टा से लिख देता हूँ रिएक्शंस के ऊपर। दूसरी मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर मैं इधर लिख दूं लाइट। कई जगह आपको फोटो इलेक्ट्रिक भी लिखा हुआ होगा, है ना। एक हो गया आपके पास हीट, एक होगा इलेक्ट्रिसिटी, लाइट भी यहाँ पर छोड़ो, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लिखो और लाइट यहाँ पर, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी तो अलग अलग चीज है, लाइट एनर्जी अलग है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग है। तो ये 3 टाइप की रिएक्शंस हैं, 3 टाइप की रिएक्शन है, कितना तो छोड़ो। अगर मेरी एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी अगर है हीट, सोर्स ऑफ एनर्जी अगर है हीट, तो ये जो रिएक्शन होगी, मतलब ए बी से मैं हीट डालूंगा, हीट को मैं डेल्टा से दिखा रहा हूँ, और वो ए और बी के अंदर कन्वर्ट होगी, तो ऐसी रिएक्शंस को मैं क्या बोलता हूँ, थर्मल डीकंपोजिशन। ध्यान से कर लेना, थर्मल डीकंपोजिशन, एक 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डीकंपोजिशन। तुम्हें लगेगा कुछ और है, बट कुछ और नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करा रहा हूं, इलेक्ट्रिक आर्क, एक वर्ड लिखा होता है इलेक्ट्रिक आर्क, मतलब 2 कंपाउंड है यार, चिपके हुआ आपस में, कहना मैं हिलूंगा ही नहीं, किसी भी चीज से नहीं हिल रहा, पानी से नहीं हिल रहा, हीट से नहीं हिल रहा, तो इलेक्ट्रिक से शायद वो हिल जाए, हाँ। तो ये है इलेक्ट्रिसिटी, और इसको मैं बोलता हूँ क्या, अच्छा एक ये है लाइट, लाइट को मैं बोलता हूँ फोटोलिसिस। फोटोन मैंने पहले भी बात की है, फोटोन वर्ड से आया फोटोलिसिस, और ये है इलेक्ट्रिक आर्क से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे क्या फिर से वही चीज है, ए बी, मैंने आपके बाद इलेक्ट्रिसिटी दे दी या इलेक्ट्रिक आर्क दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो ए और बी के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर मैं लाइट दे देता हूँ, ए बी के अंदर मैंने लाइट दे दी, और वो कन्वर्ट हो चुका है ए और बी के अंदर। अगर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल कर लेता हूँ से लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, ये हमें देगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये देगा। बहुत अच्छी रिएक्शन है, डालो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंप्लीशन में भी आ सकती है। इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं तो वाटर बहुत अच्छी देता है, क्योंकि वाटर को अलग करना वैसे आसान नहीं रहता, तो ये इलेक्ट्रिक आर्क मानता है, इलेक्ट्रिक आर्क, और ये कन्वर्ट हो जाता है H2O4। वैसे तो आयन से अंदर कन्वर्ट होता है, बट फिलहाल आपके लिए इतनी रिएक्शन जो है वो काफी है। मार्केट जो है वो सब्जेक्ट है हमारी एनसीईआरटी से, रिएक्शंस तो नंबर में हो सकती है। लाइट की अगर मैं बात करूं, मैं सिल्वर क्लोराइड दे देता हूँ। सिल्वर क्लोराइड को अगर ये धूप मिल गई, लाइट मिल गई, तो वो कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर के अंदर और क्लोरीन के अंदर। तो बेसिक ये 3 टाइप की रिएक्शन है। इन 3 टाइप की रिएक्शन में हमें ये देखना है कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। सोर्स ऑफ एनर्जी से हमें पता चलेगा कि हमारे जो रिएक्शन है वो किस टाइप की, हमारी जो डीकंपोजिशन है वो किस टाइप की है, थर्मल डीकंपोजिशन है, इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन है, या फिर फोटोलिसिस है, आप उस बारे में बता सकते हो। आई थिंक डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में भी आपको क्लियर होगा। इसके अलावा रिएक्शन तो चाहे आप जितनी मर्जी लिख लो, CaO है, CaO, CaCO3 है, इसको कन्वर्ट करो Ca+O2 में, इसको कन्वर्ट करो CaO+CO2, तो रिएक्शंस काफी हैं, कितनी बड़ी रिएक्शन लिखो, बट जो मेजर सोर्स है वो क्या है कि एनर्जी कहाँ से आई, उस एनर्जी से उस रिएक्शन का नाम क्या चेंज हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं अगर बोलना चाहूँ फोटोलिसिस को, तो फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन भी बोल सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है नामों में। तो आइए चलते हैं, 2 रिएक्शन हमारी हो चुकी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन की। इसके बाद हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बाद हम चलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट
गर्मी गर्मी आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमें क्या करना है, डिस्प्लेस कर देना, धक्का मार देना, डिस्प्लेस कर देना और धक्का मार देना। उससे हमें पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। मतलब क्या, मान लो एक ये यहाँ पर रखा हुआ है मेटल, दिस इज मेटल, प्लस यहाँ पर है कोई भी एक BC मतलब क्या, शायद ये B एक मेटल है और C एक नॉन मेटल है या फिर कंपाउंड है। मतलब बेसिकली ये कंप्लीट एक मेटल सोल्ट है, दिस इज अ मेटल सोल्ट। ठीक है, अब अगर मेटल सोल्ट है तो A जो है ये मेटल इसको धक्का मार के बाहर निकाल देगी। ये आदमी हैवी है, मोटा है, ये मेरे जैसा पतला सा, मारेगा धक्का, मेरे को बाहर निकाल देगा। मैं अपने घर में ही हूँ, भले कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसकी जगह ले लेगा, मेरे घर में बैठ गया आके और मेरे को बाहर निकाल दिया, B को बाहर निकाल दिया। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या, मेटल displaces another metal of low reactivity a metal displaces another metal of low reactivity from its solution या फिर from its salt solution is known as displacement reaction। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कहानी है कि हमारे पास एक मेटल होगी, एक मेटल दूसरे मेटल सोल्ट में से उस मेटल को धक्का मार के बाहर निकाल देगी। बट शर्त ये है, कंडीशन ये है कि हमारे पास ये जो A मेटल है ये B मेटल से ज्यादा तगड़ी होनी चाहिए, रिएक्टिव होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। मतलब एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो A जो है वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए B से। अगर ये नहीं है तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाए। मतलब जैसे कि अगर मैं मान लिख दूं Fe प्लस CuSO4 टू फॉर्म, ये मेटल थी, ये इसको डिस्प्लेस करेगा और डिस्प्लेस करके अपना नाम ले लेगा, फेरस सल्फेट बना देगा, इसी को Cu। अगर आपने बेसिक कंपाउंड पढ़ा तो आपको पता होगा दिस इज व्हाट ब्लू विट्रोल, ये ब्लू कलर का होता है, ये ग्रीन होता है, ग्रीन विट्रोल होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी, है ना। अगर लिखना चाहो तो स्टेट भी होगी, सॉलिड लिखा हुआ है, सॉलिड लिखा हुआ है, ये एक्वस लिखा हुआ है, ये एक्वस लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रिएक्शन पर फोकस कीजिए, है ना। और अब मैं रिएक्शन लिखना चाहूँ NaOH की लिख दूंगा, NaOH प्लस CaSO4, इधर क्या बनेगा, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। मैं जिंक ले लेता हूँ, जिंक प्लस CuSO4, ये बना देगा ZnSO4 प्लस दिस कॉपर। तो रिएक्शन जो है ऐसे हो जाएगी, एक मेटल दूसरी मेटल को रिएक्ट करवा देगी, धक्का मार के बाहर निकाल देगी और उसकी जगह ले लेगी, उसके घर पर बैठ जाएगी। बट शर्त ये है कि एक्टिव होनी चाहिए। मतलब अगर मैं ये बोल दूं इस रिएक्शन को चाहूं उल्टा हो जाएगी कि क्या कॉपर इस फेरस सल्फेट को धक्का मार के ये कॉपर सल्फेट बना देगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं जी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है इस आयरन से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन अराइज कि आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता सॉरी, आपको पता चलेगा ये एक्टिविटी सीरीज से। चैप्टर 4 के अंदर मेटल और नॉन मेटल के अंदर क्लास 10 के अंदर एक्टिविटी सीरीज गिवन है। आप वहां पर जाएंगे, आप देखेंगे कि सीरीज के अंदर क्या रिएक्टिव है और क्या रिएक्टिव नहीं है। लिथियम से वो शुरू होती है, मरकरी और प्लेटिनम पे जाके वो रुकती है। लिथियम से वो शुरू होती है और प्लेटिनम पे जाके रुकती है ना। यहाँ पे कॉपर होता है, मरकरी होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, इधर H आता है, Li आता है, ठीक है। बीच में यहाँ पर मैग्नीशियम आता है, सोडियम आता है, लेड आता है, टिन आता है। तो आप यहाँ पर देखोगे ये जो सीरीज है ऊपर से लेकर नीचे तक जाओगे, आप देखोगे ये जो रेंज है वो है लो रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर, लो रिएक्टिविटी। तो ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। मेरे को निमोनिक्स ध्यान नहीं है, वरना मैं इसका निमोनिक्स जरूर आपको देता, आप डायरेक्ट याद कर लेते। वरना चैप्टर 4 पे जाइए, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, गूगल पे भर दो निमोनिक्स ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज, वो आ जाए, है ना। आगे चलते हैं, आगे है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल नीचे वाली जो
हमारे पास मेटल रखी हुई है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकती ऊपर वालों को, ऊपर वाली कर सकती हैं, ये वाली डिस्प्लेस कर देगी, ये वाली डिस्प्लेस कर देगी इसको, बट ये वाली इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकती, धक्का नहीं मार सकती, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट एक्शन की बात करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पर भी एक मेटल सोल्ट होगा M1S1, यहाँ पर भी एक सोल्ट होगा M2S2, मैंने नाम दे दिया, अभी प्लस का नाम दे दिया है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा M1S2 के साथ में आ जाएगा और M2 जो है वो S1 के साथ में आ जाएगा, और कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इन दोनों को रिएक्टिविटी सीरीज से, क्योंकि ये पतला है ये मोटा है, अंत में डिस्प्लेस तो करना है, ये इसको करे या ये इसको करे, रिएक्टिविटी ऑर्डर में कोई कम है ज्यादा उस बात से कोई भी लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर मैं रिएक्शन लिखूं NaOH प्लस CaSO4 तो ये बना देगा Na2SO4, ये इसको हटाया इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो मैं बात कर सकता हूं बेरियम क्लोराइड की, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, इट विल फॉर्म दिस। अगर एक रिएक्शन ऐसे ही उल्टा लिखता हूं, मैं बेरियम सल्फेट लेता हूं और सोडियम क्लोराइड लेता हूं और बना देता हूं यहाँ पर ये बेरियम क्लोराइड BaCl2 और सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट की ये भी कंप्लीट है। ज़्यादा रिएक्शन करने की उतनी है जितनी आपके एनसीईआरटी के अंदर है, और उतनी ही करो, पेपर में उतनी आने वाली है, उससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा नहीं आएगी। बट ये बात ध्यान रखना कि मैंने बोला था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का इसके अंदर ये बताऊंगा। तो हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन बना है, उस सॉल्यूशन के अंदर कुछ सॉलिड सब्सटेंस है जो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, और अगर वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वो सॉलिड है ना, वो डिसॉल्व, तो वो क्या करेगा थोड़ी देर बाद यहाँ पर नीचे जो है बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये जो सेटल डाउन होता है इसे ही बोलता हूँ मैं प्रेसिपिटेट्स। दैट इज व्हाट द इनसॉल्युबल substance in a solution which settle down at the bottom of solution। इस और उस रिएक्शन को, जिस रिएक्शन के अंदर ये सारी कहानी होती है, उसे बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आई थिंक आपको बहुत हद तक चीज़ें जो हैं इसके अंदर क्लियर होंगी। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा, रिएक्शंस के बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा, डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा। लास्ट हम पढ़ने वाले हैं दो रिएक्शंस के बारे में जिसका नाम है क्या, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। मेरे को कुछ याद आई वो जो भी निमोनिक्स थे उसके मैंने नेट से देखे तो थे, मेरे को मैं भूल गया है ना। चलो कोई बात नहीं, याद आती है दोबारा लिखते हैं। बट उससे पहले दो रिएक्शन दैट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। Fearless zebra। चलो मैं बताऊंगा मैं इसको। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की क्या कहानी है। एक्सोथर्मिक मतलब इवोल्यूशन ऑफ हीट, ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर हीट जो है वो बाहर निकलती रहती है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट का निकलना। और ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, इसमें हीट मिलती है। ये रिएक्शंस वो होंगी एब्जॉर्प्शन ऑफ, इसके अंदर हीट मिलने वाली है। ऐसी रिएक्शन जो जिस रिएक्शंस के अंदर हीट निकलती है, एनर्जी एनर्जी किसी भी टाइप की हो सकती है, अगेन एनर्जी निकल रही है उसे मैं डालूंगा इसके अंदर, और जिसके अंदर एनर्जी देनी पड़ रही है उसको मैं डालूंगा इसके अंदर। मतलब जो खाना बन रहा होता है, खाना बन रहा होता है, मेरे को हीट देनी पड़ती है, तो बहुत सारी रिएक्शन हो रही होती हैं, तो उन रिएक्शंस को ही मैं एंडोथर्मिक के अंदर डाल देता हूँ। ऐसे बहुत सी रिएक्शन होती है, मान लो मैं पेज को जला रहा हूँ थोड़ा सा, उसके अंदर से और धुआं क्रिएट हो रहा है, इसलिए तो मैंने हीट दी भी नहीं थी, जितना धुआं क्रिएट हो रहा है तो उसको मैं एक्सोथर्मिक में डालूंगा।
ये भी बात सच्चाई है कि हर एक रिएक्शन के अंदर कुछ ना कुछ हीट दे रहे होते हैं और कुछ ना कुछ हीट निकल रही होती है। मतलब ये तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ देंगे या सिर्फ लेंगे। ये जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात होती है वो होती है चेंज ऑफ एनर्जी से। चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम गोइंग टू रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाऊंगा तो हीट अगर H से दिखा दूं तो इसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा है या कम है, ज्यादा है या कम है। तो अगर तो ये ज्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी, मतलब मिली है दैट मींस एक्सो। अगर ये कम है मतलब देनी पड़ रही है दैट मींस एंडो। तो खैर ये बात समझने की जरूरत नहीं, बट इतना समझ लो कि ये कोई ऐसी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है एनर्जी की, दीज आर रिलेटिव टर्म्स की एनर्जी जो है वो निकल रही है या फिर देनी पड़ रही है। ये हम स्टडी करेंगे किससे, चेंज ऑफ एनर्जी से। आगे की जो बात है वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ हीट। मतलब अब की बार हीट मैं निकालूंगा, आपने देखा होगा हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CaOH2 की, कि अगर मैं इसको थोड़ी सी हीट डालूं तो ये टूट जाता है CaO प्लस H2O के अंदर, है ना। इसी रिएक्शन को उल्टा लिख दूं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर बना देगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। मतलब वो सीमेंट था, सीमेंट के अंदर पानी डाला, है ना, मार्बल लाइमस्टोन वगैरह, तो उन सभी के अंदर ये चीज क्या हुआ, हीट मिल रही है, इसलिए हमने इसको डाला इसके अंदर एक्सोथर्मिक के अंदर, इसको मैं डालूंगा एंडोथर्मिक के अंदर। बट और एग्जांपल ले लो अमोनिया की फॉर्मेशन का, क्योंकि N2 + 3H2 ये बनाता है अमोनिया 2NH3, बैलेंस लिखी है मैंने। बट ये रिएक्शन ऐसे पॉसिबल नहीं है, मुझे इसके अंदर क्या डालना पड़ता है, हीट डालनी पड़ती है। और कितनी हीट डालनी पड़ती है इससे तुम्हें कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, ठीक है। चलो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दो प्रोसेस की बात है, एक है फोटोसिंथेसिस और एक है रेस्पिरेशन। मैं रेस्पिरेशन को इसके अंदर डालता हूं, रेस्पिरेशन, और मैं डालता हूं फोटोसिंथेसिस को इसके अंदर, फोटोसिंथेसिस। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या काम है, देखो फोटोसिंथेसिस खाना बनता है, प्लांट खाना बनाता है, कैसे बनाता है, उसके पास क्लोरोफिल होता है, नीचे से पानी उठाता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड उठाता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट वो उठाता है लाइट एनर्जी, सन से लाइट लेके आता है। उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है, वाटर होता है, बट वो क्या लेके आता है, सनलाइट। फोटोकेमिकल रिएक्शन है, मतलब ये फोटोकेमिकल, और बना देता है ग्लूकोज या फिर स्टार्च CH12, ठीक है। प्लस यहाँ से हमें ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है जो कि हम ले लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन जब हम लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर खाना पड़ा हुआ होता है CH12O600, और हमारे पास जो ये खाना बना हुआ है, इस खाने के अंदर अगर ऑक्सीजन मिली तो ये ब्रेक कर देगा इसको, किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल कर देंगे, पानी जो कि हम एक्सहेल कर देंगे या फिर कुछ पचा लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और साथ में मिलेगी हीट या फिर क्या मिलेगी, एनर्जी। बायो में पढ़ोगे कि ये तो होती है ATP की फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। तो अगर एनर्जी मिली, दैट्स व्हाई ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आई थिंक आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। मैं एक बार ये ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट को। ऐसा है कुछ, लिसन carefully for careless zebra instant try learning how copper shapes gold, है ना, कुछ ऐसे आएगा। ऊपर लिथियम आएगा, इधर ये कैल्शियम आ गया है, सोडियम मैग्नीशियम, ये कैल्शियम आ गया है, ये जिंक आ गया है, ये अपना इंस्टेड आयरन मतलब ये Fe आया है, ट्राई लर्न टिन, यहाँ पे टिन आएगा, लर्न एल से लिथियम आएगा, यहाँ पर नहीं, लिथियम नहीं आएगा, ट्रायल लर्न, तो यहाँ से भी आएगा कुछ, ये मरकरी आएगा, सॉरी हाइड्रोजन आएगा, ये कॉपर आएगा, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सेव्स सिल्वर, मरकरी एंड गोल्ड AU। तो आप इस टाइप से रिएक्शन जो है वो याद कर सकते हो, निमोनिक्स देख लेना, इसमें थोड़ा सा जो है मेरे को कंफ्यूजन है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वहाँ से जाइए, 2 मिनट लगेंगे आपके, देखिए, और एकदम से आपकी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने कर ली है, नेक्स्ट के अंदर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में देख रहे होंगे। थैंक यू सो मच।